इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एनएचएम के जीएनएम यानी कि संविदा नर्स, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग प्रशिक्षक, नर्सिंग इंचार्ज, नर्सिंग ट्यूटर, इन सभी के स्क्रूटनी फॉर्म आज से शुरू होने जा रहे हैं। अब स्क्रूटनी फॉर्म किन को भरना है, वो आपको कैसे पता करना है, वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ एसएसओ आईडी के माध्यम से शुरू से अंत तक आप एक बार प्रोसेस चेक कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी सीएचओ में बहुत स्टूडेंटों से गलती हुई थी। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, यानी कि एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद उसमें एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बिना स्किप के कंप्लीट करके जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म आपके 2 दिसंबर तक भरे जाएंगे। उसके बाद विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन को लेकर जब भी शेड्यूल आएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताए जाएंगे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है, चाहे वो अपडेट छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, और किसी भी कैडर को लेकर अपडेट हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म है वो किसको भरना है। अब आपको मालूम है 20 नवंबर को आपके एनएचएम के 3 कैडर के रिजल्ट आए थे। इन तीनों कैडर के स्क्रूटनी फॉर्म आज से आपके शुरू हो। रिजल्ट की पीडीएफ में तो आपके 26 नवंबर से 2 दिसंबर दे रखा था, लेकिन कल ही संशोधित जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अब आपके 26 की जगह 25 नवंबर से विंडो है ओपन हो रही है। अब आपको स्क्रूटनी फॉर्म किन किन को भरना है, देखो जिन रिजल्ट में, जिन कैडर में कट ऑफ शो हो रही है रिजल्ट की पीडीएफ में, उसमें जिन भी स्टूडेंट के नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है उनको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, उनको ही वो शो होगा। जिनके कट ऑफ से कम नंबर है उनको स्क्रूटनी फॉर्म एसएसओ आईडी में शो भी नहीं होगा। अब लैब टेक्नीशियन वाले बोलेंगे कि हमारे तो रिजल्ट की पीडीएफ में कट ऑफ भी नहीं बताई, तो हम कैसे चेक करें। तो आप क्या करो, चेक कर लीजिए एसएसओ आईडी लॉगिन करके। किस तरह से आपको चेक करना वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। अगर आपके स्क्रूटनी फॉर्म शो हो रहा है इसका मतलब आपको फिल करना है। अगर आपके शो नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके जो नंबर है वो कट ऑफ से कम ही है, यानी कि 2 गुना, लगभग 2 गुना जो कैंडिडेट है। आप एक बार या तो पदों से देख लीजिए कि आपकी जो रैंक है वो आपकी जिस कैटेगरी में पद है उसके 2 गुना के अंदर है, तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो। अब बात करता हूं मैं स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है एसएसओ आईडी के माध्यम से। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्कशन के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखिए एसएसओ आईडी से अगर आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी पे जाना होगा। जब आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो आपसे सबसे पहले एसएसओ आईडी पूछा जाएगा। अब अगर कोई स्टूडेंट कहते हम अपनी एसएसओ आईडी भूल गए, तो आप चाहे आरपीएससी का या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर आपके एसएसओ आईडी लिखी होती है। और उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना है। अगर आप अपने पासवर्ड भूल गए तो पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप अपने पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ 914503 है, उसी तरह आपके भी जो कैप्चा कोड दे रखे वो आपको कैप्चा कोड लिखने हैं। लेकिन ध्यान देना यह है कि कैप्चा कोड आपको बिना स्पेस दिए लिखना है। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्पेस दे रखा है, लेकिन आपको स्पेस नहीं देना है, बिना स्पेस दिए आपको कैप्चा कोड लिखना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, यानी कि आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करोगे तो सत्यमेव जयते वाला लोगो आ जाएगा। यहाँ पर सर्च करोगे तो सत्यमेव जयते वाला लोगो आ जाएगा, उसी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट का। तो आपको क्या करना होगा, माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से वापस से ऑप्शन आएंगे, यानी कि जब आप माई रिक्रूटमेंट में जाओगे तो वहाँ अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपके ऑल रिक्रूटमेंट आएगा, एडिट एप्लीकेशन का आएगा, एडमिट कार्ड का आएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का आएगा, फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का आएगा, और उसके बाद डिटेल कम स्क्रूटनी फॉर्म, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप जिस एग्ज़ाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो
उस एग्ज़ाम का नाम आ जाएगा और उसके सामने आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ का, और उससे आगे स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी होगी। स्टार्ट डेट में आपके 25 नवंबर 2025 लिखा होगा और एंड डेट में आपके 2 दिसंबर 2025 लिखा होगा। अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि आप जिस एग्जाम के लिए, चाहे वो लैब टेक्नीशियन वाले फिल कर रहे हो, जीएनएम वाले फिल कर रहे हो, या नर्सिंग ट्यूटर या इंचार्ज वाले फिल कर रहे हो, उसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का लिखा हुआ आएगा। आपको यहाँ चेक बॉक्स के आगे जो बॉक्स दे रखा है इस पर टिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे आपके सामने इस तरह से एक पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। अगर रीड करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके आप रीड कर सकते हैं, नहीं तो बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करोगे आपके सामने अलग अलग, ये देखो ये सैंपल है, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके जो विंडो ओपन होती रहेगी और किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जिसमें सबसे पहले होगा बेसिक डिटेल, फिर आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर एक्सपीरियंस डिटेल, फिर आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद एप्लीकेंट चेकलिस्ट का आएगा। इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आएगा बेसिक डिटेल, और बेसिक डिटेल में जो जो आपसे पूछा जाए वो आप सभी को फिल करना है। यानी कि रोल नंबर फिल करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी कि आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। अब एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेंगे, अगर आपका फॉर्म गुम हो गया तो कोई बात नहीं, जब अभी अभी आप पीछे माई रिक्रूटमेंट में गए हो वहाँ आज तक जितने भी फॉर्म फिल किए वो सभी हिस्ट्री है। तो जिस एग्जाम के लिए आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर रहे हो उस एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपने अपने एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद मेरिट क्रमांक केवल अंतिम परिणाम हेतु, तो अंतिम परिणाम आया नहीं है आपका। विज्ञापन संख्या यानी कि ये जो आप जिस एग्जाम के लिए भर रहे हो वो विज्ञापन संख्या क्या है वो आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलेगा। उसके बाद पद कोड भरना होगा, पद का नाम भरना होगा, विभाग का नाम भरना होगा, फिर आपको अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना होगा और इसी तरह आपको अपना पूरा नाम अंग्रेजी में भी लिखना होगा। उसके बाद आपके पिता का नाम आपको हिंदी में लिखना होगा, फिर पिता का नाम अंग्रेजी में भी लिखना होगा, माता का नाम हिंदी में भी लिखना होगा, माता का नाम अंग्रेजी में भी लिखना होगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और यहाँ विज्ञप्ति के अनुसार आपकी तिथि आ जाएगी। उसके बाद आपकी नागरिकता आपको फिल करनी होगी, फिर आरक्षण आप कौन सी कैटेगरी से हैं, निःशक्त श्रेणी में है तो आपको वहाँ लिखना होगा, अगर उपनिःशक्त श्रेणी है तो वो भी आपको फिल करना होगा, फिर आपका धर्म कौन सा वो लिखना होगा, वैवाहिक स्थिति अगर मैरिड है तो मैरिड लिखो, जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति है वो लिखना है। अब अगर आपने मैरिड लिखा है तो अगर पुरुष स्टूडेंट भर रहा है तो उन्हें यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम लिखना होगा, और फीमेल कैंडिडेट भर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर अपने पति का नाम लिखना होगा। इसके बाद आपको विवाह की तिथि लिखनी होगी, उसके बाद विवाह के स्थान लिखना होगा, पंजीयन संख्या लिखना होगा, पंजीयन स्थान लिखना होगा और पंजीयन अधिकारी का नाम लिखना होगा। उसके बाद विवाहित होने की स्थिति में ये डाटा भी आपको फिल करना होगा, यानी कि आपकी कुल संतान कितनी है वो आपको लिखना होगा। अब 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद, यानी कि यहाँ पर जो पहला बॉक्स है इसमें आपको 1/6/2002 से पहले आपकी कितनी संतान थी वो लिखना है। अगले बॉक्स में आपको 1/6/2002 के बाद आपकी कितनी संतान है वो लिखनी है, और उसके बाद टोटल कितनी है वो लिखनी है। उसके बाद संतान है तो उनकी डिटेल भी लिखनी होगी, पुत्र पुत्री जो भी है उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी होगी। इसके बाद अगर आप सेवारत कर्मचारी हैं तो यह जिस हिसाब से आप है वो उस हिसाब से आपको यस नो कर देना है। फिर मूल निवास यानी कि आप कहाँ के निवासी है, राज्य जिला सेलेक्ट करना होगा, तहसील सेलेक्ट करनी होगी, अन्य टिप्पणी में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद जन्म स्थान में भी आपको यहाँ पर राज्य जिला तहसील सेलेक्ट करनी होगी। फिर पत्र व्यवहार का पता, आपका एड्रेस में आपको राज्य जिला तहसील राज्य जिला गांव पिन कोड ये सब चीज़ आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद स्थायी पता के लिए भी आपको ये चीज़ लिखनी होगी, राज्य का नाम, जिला का नाम, राज्य फिर से चुने, जिले का नाम, तहसील, शहर, गांव, पिन कोड ये सब चीज़ लिखनी होगी। जैसे ही बेसिक डिटेल आप कंप्लीट कर लेते हो आपको कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने नया विंडो ओपन होगा, नया पेज ओपन होगा इस तरह से क्वालिफिकेशन डिटेल का। यानी कि अब आपकी परीक्षा के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता है जो जो आपसे पूछी जाए वो आपको फिल करनी है। यानी कि जब आप शैक्षणिक योग्यता में जाओगे तो यहाँ एक साइड आपकी शैक्षणिक योग्यता पूछी जाएगी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसको लेकर। फिर आपको कुल अंक यानी कि आपके जो भी बोर्ड का है वहाँ विवरण लिखना होगा, कुल कितने अंक था, रिजल्ट क्या रहा वो टाइप लिखना होगा, परसेंटेज था, CGPA था, ग्रेड था वो लिखना होगा, वर्ष लिखना होगा, ऐच्छिक विषय कौन कौन सी है वो लिखना होगा, कोर्स की अवधि कितने महीने की थी वो लिखना होगा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा,
और प्रयास कितनी बार किया वो आपको लिखना होगा। ये सब यानी कि शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर आप शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र के लिए है यानी कि आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ तो उसको लेकर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र अगर देना चाहते हैं तो उस पर टिक करना होगा। और यदि आपने इंटर्नशिप अगर आप पर लागू है तो वो फिर आपको यहाँ लिखनी होगी। रजिस्ट्रेशन यानी कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC का जो विवरण है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का, अगर आपके वहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ जाता तो वहीं फिल कर सकते हो, जिसमें आपको अपनी संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन दिनांक, मान्यता और विशेष विवरण में आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। यदि आपको कभी बोर्ड द्वारा दंडित किया गया है इस तरह का अगर आपके ऑप्शन आ रहा है तो ये भी आपको लिखना होगा, कौन से विभाग द्वारा किस परीक्षा के लिए दंडित किया, कौन से वर्ष में और क्या कारण है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से एक्सपीरियंस यानी कि आप जिस परीक्षा के लिए DV करवा रहे हो उसमें अनुभव की आवश्यकता है तो आप अपना अनुभव शेयर करना होगा। अगर आवश्यकता नहीं है फिर भी आपके पास अनुभव है और आप देना चाहते तो आप दे सकते हैं, जिसमें आपको संस्था का नाम लिखना होगा, पंजीयन विभाग का नाम, पंजीयन नंबर लिखना होगा, अनुभव कब से कब तक का और विशेष विवरण में आप कुछ अटैच करना चाहते हो तो अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त विस्तृत सूचना में भी अगर आप कुछ दर्ज करना चाहते हो तो दर्ज कर सकते हैं। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। और यदि आपने कोई विशेष अनुभव पुरस्कार पदक विजेता प्राप्त किया हो जो कि आपके भर्ती परीक्षा के लिए लागू है तो उसका भी पूर्ण विवरण आप दे सकते हैं। यदि आपने कोई शोध या पुस्तक प्रकाशित की हो जो कि इस परीक्षा के लिए लागू हो, अगर लागू नहीं है तो आप स्किप कीजिए, लागू है तो आप उस पर भी आप अपना कुछ बयान देना चाहते तो वो दे सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने आएगा आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो की साइज़ जो आपको दे रखी है उसी KB के अंदर आपको रखना चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ भी जो आपको साइज़ दे रखी है उसके अंदर आपको रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा एप्लीकेंट चेकलिस्ट का। इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे जैसे आपको यहाँ पर पूछा गया है वो विवरण पर आपको टिक करना होगा। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में पूछा जाएगा कि स्टूडेंट की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति निर्धारित योग्यता के अनुरूप है या उससे भिन्न, किंतु जो भी है यानी कि आपके उसके अनुरूप है तो उसके अनुरूप है, भिन्न है तो उस पर टिक करना है। यानी कि ये डिटेल पूरी आपको रीड कर देनी है और आप पर जो लागू हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करते रहना है। इसी तरह श्रेणी वर्ग में है, इसी तरह अनुभव में भी है, इसी तरह आयु में भी है और आपको आयु में छूट कितनी दे रखी है वो भी यहाँ दे रखा है। एप्लीकेंट चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने वापस से ऑप्शन आएगा इस तरह से, यानी कि यहाँ आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होते हैं, संलग्न सूची, जिसमें आपको यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, जो भी आपके पास ऑप्शन आ जाए, जैसे कि 10th क्लास की अंक तालिका तो वो अपलोड करनी होगी, 12th क्लास की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। इस तरह से प्रमाण पत्र है, यानी कि किसी किसी के प्रमाण पत्र अंक तालिका अलग अलग होती है तो उन्हें वो फिर अलग अलग दोनों अपलोड करने होंगे, किसी के एक ही है तो वो फिर उन्हें एक ही अपलोड करनी। अब अगर कोई आपका जैसे कि अंक तालिका अगर आप ग्रेजुएशन की अपलोड कर रहे हो, आपके सेमेस्टर 6 है या आपके सेमेस्टर 4 है तो आपको सभी सेमेस्टर की अंक तालिका अपलोड करनी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन एक ही होगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सभी सेमेस्टर की अंक तालिका को एक ही PDF में मर्ज कर देना, उसके बाद यहाँ अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ अलग अलग सेमेस्टर के लिए अलग अलग ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ सभी अंक तालिकाओं के लिए एक ही ऑप्शन होगा। तो आपको क्या सभी सेमेस्टर को कंबाइन कर देना एक ही PDF में, उसके बाद अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने जो भी कोर्स कर रखा है उसका डिग्री और अंक तालिका आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र पूछा जाए तो उसका आपको अपलोड करना होगा, यानी कि जो जो आपसे पूछा जा रहा, मूल्यांकन प्रमाण पत्र, जाति शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, RNC सर्टिफिकेट, जो जो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं वो सभी आपको अपलोड कर देना। फाइल में आपको वहाँ पर दिया होगा कि किसके अंदर किस साइज़ के अंदर आपको अपलोड करना है। वो सब अपलोड करने के बाद अगर आपका प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, यानी कि आप कौन से प्रेफरेंस में, कौन से विभाग में, किसी किसी भर्ती परीक्षा में क्या प्रेफरेंस भी मांगे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपके प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखो, एक बार जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू का। तो आपको प्रीव्यू में क्या चेक करना है, एक बार सभी डिटेल चेक कर देना है। यही सभी साथी मिस्टेक करते हैं, CHO में भी की थी, यानी कि फिर पूरा फिल हो गया, सबमिट कर दिया, उसके बाद करे मेरे RNC अपलोड नहीं हुआ, कुछ और अपलोड हो गया उसके जगह। तो इससे अच्छा है कि प्रीव्यू इसलिए आपके सामने ओपन होता है कि एक बार आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर लीजिए,
कहीं कोई गलती कर दी है तो आपके पास नीचे दो ऑप्शन होता है, फाइनल सबमिट और अपडेट का। तो आप उस अपडेट पर भी क्लिक कर ले और अपना एडिट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट हो गया उसके बाद उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए एडिट करना चाहते हैं तो प्रीव्यू में देख लीजिए, कहीं पर मिस्टेक लगे तो वहाँ आप एडिट कर सकते हैं अपडेट पर क्लिक करके। नहीं तो फिर आप फाइनल सबमिट कर दीजिए, रुपये का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको रुपये जितना पूछा जा रहा है 100 रुपये है वो आपको रुपये कर देना है। उसके बाद आपके सामने PDF जनरेट हो जाएगी। उसके बाद वापस से जब आप बैक जाओगे तो वहाँ आपके एग्जाम के आगे PDF का भी ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको डाउनलोड करनी है। प्रिंट निकाल कर आपका जब भी दस्तावेज सत्यापन होगा उस समय आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन अब तक जिन कैडर का शेड्यूल जारी हुआ है, रिजल्ट तो सभी कैडर के आ चुके हैं, लेकिन दस्तावेज सत्यापन अब तक 10 कैडर के आ चुके हैं, तो उनकी भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। शेष कैडर के जब भी दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल आएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं को फिल करना है जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है। कट ऑफ से कम वालों को स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन भी वैसे भी नहीं मिलेगा।